साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, रॉबरी का स्टाइल चेंज हो गया है। पुलिस हमारे देश की, हमारी स्टेट्स की कितनी तैयार है? ऑफलाइन क्राइम से ऑनलाइन क्राइम एक शिफ्ट था, अब ऑनलाइन क्राइम से एआई क्राइम एक और शिफ्ट। और वैसे ही पुलिस को भी उतनी ही ट्रेनिंग तेजी से दी जा रही है, स्ट्रक्चर्ड वे में दी जा रही है। आपको क्या ऐसा लगता है कि इसके बारे में एक लीगल कोर्सेज भी आने चाहिए? पहले ये सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ही बताया जाता था, अब आईएएस ऑफिसर्स को भी ये जरूरत है, आम आदमी को भी जरूरत है, स्टूडेंट्स को भी जरूरत है। मैम, जजेस को भी जरूरत है कि मेरी फैमिली में कुछ हो गया तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? चाहे सोशल मीडिया पे हो, उनको इन्फॉर्म करें, उनको रिपोर्ट करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होता है। सरकारों की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि लोगों के लिए फ्यूचर में क्या होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग 20 साल आगे का तैयार करते हैं, लेकिन पब्लिक की सेफ्टी एट लार्ज वो कॉम्प्रोमाइज क्यों हो जाती है? इंडिया में स्पेशल लॉ एआई पे अभी नहीं बना रहे क्योंकि हम लिबरलाइज करना चाहते हैं। 2025 में सबसे प्रेवलेंट स्कैम चल रहा है साइबर का, वो क्या है? डिजिटल अरेस्ट 21 टाइम्स बढ़ा है। विक्टिम्स कौन है? या तो सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। आपने अपने करियर में सबसे बड़ा और सबसे यूनिक केस कौन सा देखा? एक ऐसा लेडी का केस आया था जो, जैसे आप रिवेंज पोर्नोग्राफी आज नाम देते हैं क्राइम का, मैं जानती हूँ कि कौन है लेकिन मैं सबूत नहीं है, मैं उसको कैसे हटाऊँ? हाउ टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट योर फैमिली फ्रॉम साइबर क्राइम्स इन 2025? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राज भाटिया फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक चेंज मेकर को लेके। जैसा मेरा आपसे वादा है कि मैं सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट्स, हर एक फील्ड से आपको चेंज मेकर से मिलवाना चाहता हूं। यही इस चैनल का मोटिव है। बहुत से हमारे व्यूअर्स की डिमांड आ रही थी कि आजकल बहुत ज़्यादा एक केसेस हो गए हैं साइबर क्राइम को लेकर, और हम काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी सर्च किया, और आज हमें जो चेंज मेकर मिली हैं डॉक्टर कर्णिका सेठ, वो एक साइबर लॉ की एक्सपर्ट हैं, और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट की, पुलिस, सीबीआई, उनके साथ मिलकर काम करती हैं और उनको गाइड करती हैं कि कैसे हम अपने भारतीयों को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। एक और यूनिक डेटा मुझे इनसे बात करके पता चला कि लगभग 1000 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हो जाता है हर महीने हमारे देश में। आइए मिलते हैं आज की हमारी चेंज मेकर डॉक्टर कर्णिका सेठ से, जिनसे बात करके हमारी अवेयरनेस का लेवल इस टॉपिक पे ज़रूर बढ़ेगा। एंड तक बने रहिए इस एपिसोड के, और आप भी मेरी तरह आज अपने ज्ञान को बढ़ाइए साइबर लॉ पे। नमस्कार राजी, एंड मुझे शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत सारी जानकारी देना चाहती हूँ साइबर क्राइम पे, और इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे लोगों को नई बातें बताना चाहती हूँ कि कैसे साइबर क्राइम से बचें और किस तरीके का साइबर क्राइम थ्रेट्स हैं इस टाइम। मैम, पिछले लगभग 6 महीने से मेरे पास काफ़ी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, एंड मतलब आपका इतना यूनिक प्रोफाइल है कि साइबर क्राइम के ऊपर बात करने के लिए लोगों को नॉलेज ही नहीं है। मतलब हमें हर तरह का, हमने एक्सपर्ट, हर तरह के फील्ड का हम चेंज मेकर ला पाए, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी हुई, सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगे वो साइबर लॉ पर, साइबर क्राइम पर बोलने वाले लोग, क्योंकि अभी नॉलेज नहीं है। बिल्कुल नया, एक तरह से एक नया शिफ्ट हुआ है। बिल्कुल, मैं ये बात मानती हूँ कि जिस तेज़ी से साइबर क्राइम बढ़ा है उसमें अवेयरनेस लेवल कम है, और आम जनता को पता भी नहीं है कि किस तरह के थ्रेट्स हैं, और बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम इसीलिए बढ़ा है डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल डिवाइड करके। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए काफ़ी चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। जी मैम, सबसे पहले हम ये साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, और जैसा मैं पिछले देख रहा हूँ कि लगभग फ्रॉम पास्ट 2 डिकेड्स देयर इज़ अ पैराडिम शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल क्राइम्स टू, मतलब अब घरों में रॉबरीज होना बहुत कम हो गया है, जबकि रॉबरी का स्टाइल चेंज हो गया है। और अब जैसे देख रहे हैं कि साइबर थाने खुल रहे हैं हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। आप ये हमें बताएं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, मेजरली पुलिस हमारे देश की, हमारी स्टेट्स की कितनी तैयार है?
देखिए, पुलिस को जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं इस क्षेत्र में बहुत बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग्स शुरू हो चुके हैं। एंड पिछले 25 साल से मैं ही जुड़ी हूँ लॉ इन्फोर्समेंट के साथ। हमने बहुत सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ट्रेन किया है, पुलिस भी है, जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, और हर पुलिस स्टेशन में, हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश की जा रही है कि साइबर क्राइम सेल हो, और जो कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड हैं उसके लिए, या जो उनको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी, और साथ में उनको जितनी जानकारी की ज़रूरत है कोई भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। बट सवाल ये है कि इतने सारे साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं, और तरीके तरीके के, अलग अलग तरीके के। तो जो टेक्नोलॉजी है, आज के टाइम में हम एआई की बात करते हैं, तो जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है, ऑफलाइन क्राइम से ऑनलाइन क्राइम एक शिफ्ट था, अब ऑनलाइन क्राइम से एआई क्राइम एक और शिफ्ट है। वो एक नेक्स्ट लेवल हो गया। इसलिए जो लॉ है, जो रेगुलेशन है, वो भी बदला जा रहा है। हमारे देश में आपने देखा कि ये साइबर क्राइम जो कानून है, जो क्रिमिनल लॉ बिल्स भी पास हुए, वो भी चेंज हुए। और वैसे ही पुलिस को भी उतनी ही ट्रेनिंग तेज़ी से दी जा रही है, स्ट्रक्चर्ड वे में दी जा रही है। हर स्टेट अपनी पुलिस को ट्रेन कर रही है, और उसमें हम जैसे एक्सपर्ट्स जाते हैं और उसमें ट्रेनिंग्स होती हैं। मैम, जैसे आप जैसे ट्रेनर्स जाते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, आपको नहीं लगता कि क्या हमारे देश में इस टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा है ट्रेनर्स की? अगर देखा जाए तो जिस लेवल पे क्राइम्स बढ़ गए हैं, और एआई ने तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल कर दिया कि वॉइस मॉड्यूलेशन भी हो जाती है, सब कुछ कॉपी हो जाता है। आपको क्या ऐसा लगता है कि इसके बारे में एक लीगल कोर्सेज भी आने चाहिए, जो जैसे कि पीछे हमारे एक क्रांति चली पिछले 10 साल डिजिटल अवेयरनेस की, आज डिजिटल अवेयरनेस के लिए और लॉ एनफोर्समेंट के लिए भी एक स्ट्रीम तैयार हो सकती है? बिल्कुल, साइबर लॉ एक जैसी एक फील्ड है, वो उसमें बहुत सारे कानून आते हैं, स्पेशली जो आईटी एक्ट है। अब पहले ये सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ही बताया जाता था, अब आईएएस ऑफिसर्स को भी ये ज़रूरत है जानने की, अब आम आदमी को भी ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत है, मैम जजेस को भी ज़रूरत है। बिल्कुल, जब जजेस को भी केसेस आ ज़रूरत रहे हैं है। तो जजेस आर तो नॉट हम प्रिपेयर्ड। अकेडमीज में जाते हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एज प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जाते हैं, या विजिटिंग फैकल्टी जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र की जो नॉलेज है वो एक बहुत लिमिटेड है, और सबको जानने की ज़रूरत है। सबको ही इस चीज़ की जागरूकता की दिवस, मतलब देख सकते हैं, जागरूकता दिवस भी गवर्नमेंट बनाती है। क्यों बनाती है? जानने की ज़रूरत है। डिजिटल इंडिया मिशन में भी एक पार्ट है, और गवर्नमेंट ने भी इस पे काम काफ़ी तेज़ी से किया है पिछले कुछ सालों में। तो हर लेवल पे अवेयरनेस दी जा रही है, लॉ इन्फोर्समेंट को ही नहीं, बल्कि जो यूथ है ऑफ टुडे, जो यंग बच्चे हैं, जो कि हर वक्त ऑनलाइन पे हैं इस टाइम, चाहे गेमिंग हो, चाहे पढ़ाई के ज़रिए से हो, तो उनको ये ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, क्योंकि सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रन, विमेन, इन्हीं को टारगेट किया जाता है ना ज़्यादा टारगेट। मैम ज़्यादा, मैं जैसे पिछले 2 साल में देख रहा हूँ, तो जो मुझे केसेस आए वो ज़्यादा ऐसे आए कि टीनेजर लड़की को टारगेट किया, या सीनियर सिटीजन अंकल को टारगेट किया कि ओटीपी वगैरह लेने के लिए। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ, जिसमें एक लगभग 21 साल की लड़की 9 दिन से डिजिटल अरेस्ट किया हुआ था किसी ने, और वो क्रेडिट कार्ड से अपने पैसे भी दे रही थी, और उसको ये नहीं था कि आप अपने रूम से बाहर नहीं जा सकते। इतना ज़्यादा उस बच्चे के माइंड को कैप्चर कर लिया गया कि वो अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं कर पा रही थी। लेकिन 5-6-7 दिन जब बीते तो पेरेंट्स को ऐसे लगा कि बहुत ही बिहेवियर में बच्चे के चेंज है, कि वो रूम से बाहर आ रही थी, खाना खा के अंदर चली जा रही थी। तो फादर ने मदर को बोला कि भाई कुछ ऐसा है, कुछ देखते हैं, बात करते हैं। और जेन्युइनली वो ऐसा केस निकला कि 9 दिन के लिए उस बच्चे को अरेस्ट किया गया। डिजिटल अरेस्ट किया गया, उससे लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब क्रेडिट कार्ड में ले लिए गए, और उसको ये बोला गया कि भाई आप अपने फादर का डेबिट कार्ड लो और एटीएम जाओ और हम ऐसे देंगे। एक और केस आया जिसमें एक 71 ईयर ओल्ड बुजुर्ग हैं, उनको एक कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, कोई फॉरेन नेशनल लेडी है, वो उनसे बात करती है, और वो बात करते करते एंड शी स्टार्ट्स अनड्रेसिंग हरसेल्फ। और वो जब तक वो इस चीज़ को समझ पाते, वो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हो गई, और उन्होंने उनको 5 नंबर्स शेयर करे
कि हम ये 5 नंबर, ये आपके बेटे का है, ये आपकी वाइफ का है, ये आपकी बहू का है और ये आपके सन इन लॉ का है, ये इनके नाम है। अब वो क्या हुआ कि सारा सेटअप वो समझते गए, पूरा स्टडी कर लेते हैं, आजकल पैन नंबर से सारा ट्रांजैक्शन निकल आती है। मैम लगभग 90 लाख रुपए वो दे चुके थे जब ये रिपोर्ट हुआ केस। राइट। 90 लाख रुपए वो दे चुके थे। 90 लाख के बाद उनको ऐसा लगा कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। वो सुसाइड नोट लिख रहे थे, उसी दौरान पे उनके किसी ग्रैंडसन को ये पता चल गया। 15-16 साल का बच्चा था, उसने कहीं पढ़ लिया, तब वो केस रिवील हुआ। वो कहते हैं वो बहुत मतलब ही वॉज इन गिल्ट। वो कहते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है, कोई मैं ऐसी साइट पे नहीं गया, कुछ नहीं गया, तो मुझे कॉल आया और मैं ऐसे ऐसे। ये जो आप बता रहे हैं डिजिटल अरेस्ट केसेस हैं और ये इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं आप इससे भी, क्योंकि जो उनका मोडस ऑपरेंडी होता है या जो काम करने का तरीका होता है, या तो ईमेल के ज़रिए या कोई कॉलिंग के ज़रिए, वीओआईपी कॉलिंग के ज़रिए, वो या ईमेल या फिर मैसेज के ज़रिए कोई ऐसे फेक नोटिस भेज देते हैं कि आपकी आईपी एड्रेस से आपने कुछ ब्राउज करते हुए आप पाए गए हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, या आपका कोई बिजली का बिल, सिंपल एक मेल भी आ सकता है कि आपका बिजली का मीटर हट जाएगा क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया, या इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो रहा है। किसी भी ज़रिए से, बहाने से वो आपको मैसेज भेजेंगे। और जब वो एक पर्सन जो अपना ऑनलाइन जाएगा, आपको सस्पिशियस लिंक आपको क्लिक करेगा, वो वहीं से उसका की लॉगर अपलोड हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसका इन्फेक्ट हो जाएगा डिवाइस, या फिर वो ओटीपी मांगेगा और ब्लैकमेल के ज़रिए से वो धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि वो कई बार ऐसा भी करते हैं कि आप ऑनलाइन आइए, हमें कार्रवाई करनी है, आप जुड़िए, और वो एक फेक कोर्ट बना देंगे, एक फेक पुलिस स्टेशन बना देंगे, जिससे आपको लगेगा कि वो रियल है। मैंने तो ये भी ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि जो पुलिस ऑफिसर बना हुआ है और जो डीप फेक के ज़रिए से वो रियल है, रियल पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उसका एक डीप फेक वर्जन उससे बात कर रहा है, और ऐसे लग ही नहीं सकता क्योंकि वो नेट पे जाएगा और उस पुलिस स्टेशन पे उस पुलिस वाले का नाम देखेगा तो वो उसको रियल पिक्चर देखेगी और वही वहाँ चल रही है वीडियो पे, पर वो है डीप फेक, किसी को पता ही नहीं। इसीलिए इसी के ज़रिए से, ओटीपी के ज़रिए से बहुत सारे स्कैम्स भी हुए और उनके फाइनेंशियल डिटेल ले ली जाती है, उनको बोला जाता है आप ट्रांसफ़र करिए। एक तो ज़रिया हो गया बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना या क्रेडिट कार्ड्स के डिटेल्स से ट्रांसफ़र करना, फिर एक होता है क्रिप्टो। अब लोगों को यही नहीं पता कि क्रिप्टो में कोई गवर्नमेंट बॉडी कभी पैसा नहीं मांगेगी, या कोई एक लेजिटिमेट बिजनेस इंडिया में जो चल रहा है वो क्रिप्टो में पेमेंट के लिए तो नहीं बोलेगा, लेकिन लोग इसको भी नहीं जानते, फिर उसमें भी फंसते हैं। तो ये डिजिटल अरेस्ट जो पूरे केसेस चले हैं, आप मानेंगे नहीं, 2000 मतलब करोड़ तक का फ्रॉड हो चुका है इसमें। लास्ट मतलब 2022 से 24 की अगर मैं फिगर्स देखती हूँ, 21% राइज। जो पहले रिपोर्ट सिर्फ 40,000 केसेस की थी 2022 में, जो एनसीआरबी का डेटा होता है और जो आपका नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का डेटा है, वो बढ़ करके मतलब 1.25 लाख से ज़्यादा 2024-25 में ही हो गया। तो जो 100 करोड़ था आज के टाइम में वो मतलब आप देखिए 2000 करोड़ तक बदल गया। तो ये जानकारी लोगों को नहीं है कि मुझे लगता है कि रिपोर्ट भी 10% केसेस ही होते होंगे, बिल्कुल कुछ ऐसे हो जाता है, जैसे 10-20 हज़ार रुपए का जो पेटी क्राइम है, बिल्कुल वो 5-10 हज़ार रुपए का, अभी लास्ट मंथ तो मेरे साथ ही हुआ 10,000 रुपए का। अब वो 10,000 रुपए के लिए कितनी एफर्ट डाल सकते हैं। सही बात है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं, रिपोर्ट भी कहाँ करें। 1930 है या cybercrime.gov.in है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, लोगों को तो ये भी नहीं पता। फिर जो पिक्चर्स वायरल हो जाते हैं, वीडियो वायरल हो जाते हैं, उनको कहाँ रिपोर्ट किया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होते हैं, हर प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स ऑफ यूज़ में उनका जिक्र होता है, उनको मैंडेटरीली बताना है, और उनके फॉर्म होते हैं बाकायदा। अगर आपको कोई ग्रीवेंस है, आपका कोई फ़ोटो लीक हो गया या कोई पर्सनल पिक्चर या कोई वायरल हो गई वीडियो, या आपका आईपी थेफ्ट हो गया, आपका कॉपीराइट लोगो ट्रेडमार्क किसी ने चुरा लिया और डीप मतलब फेक से या वैसे बदल दिया, उसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के बाद उस पे उनको 36 घंटे के अंदर काम करना होगा, और अगर कोई अश्लील तस्वीरें हैं तो 24 घंटे के अंदर उनके पास एक जिम्मेवारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हटाना। लोगों को नहीं पता, लेकिन ये प्रोग्राम के ज़रिए से हम बता रहे हैं, और इसका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन चीज़ों का जिक्र किया है आज इस प्रोग्राम में। मैम सबसे पहले जैसे मान लीजिए एज अ लेमैन किसी के साथ अगर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आती है कि मेरी फैमिली में कुछ हो गया, तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए?
जैसे ही कोई किसी को विक्टिम बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है, सबसे पहले ये सतर्कता बरतनी चाहिए कि वो जो डिजिटल एविडेंस है उसे प्रिजर्व करें, उसको डिलीट ना करें, क्योंकि वही एक ज़रिया है उस तक पहुंचने का ट्रैक जिसने ये करने का। करा है। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आज के टाइम में कोर्ट में माना जाता है, उसको प्रोड्यूस करने का एक तरीका है, तो वो रखना ज़रूरी है। उसके बाद सोशल मीडिया पे अगर हुआ है तो तुरंत, चाहे वो आपका किसी भी पेमेंट वॉलेट रिलेटेड सर्विस से हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, उनको इन्फॉर्म करें। उनको रिपोर्ट करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होता है, वहाँ रिपोर्ट हो। और अगर कोई फिर भी कुछ नहीं होता तो एक अपील कमेटी बनाई गई है, गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसमें GAC कमेटी कहते हैं, अपीलेट फोरम है, वो डिजिटली उसको देखते हैं, उस सुनवाई होती है, और अगर वो भी वहाँ से आपको रेमेडी नहीं मिली तो कोर्ट जाया जा सकता है। और जो क्रिमिनल रेमेडी होती है, बहुत सारी लेडीज़ भी कई बार पूछते हैं कि भाई क्रिमिनल रेमेडी और सिविल रेमेडी, अगर डिफेमेशन हुआ, सपोजिंगली किसी को डिफेम कर दिया या किसी को हैरेस कर दिया, तो तस्वीरें तो हटानी एक चीज़ हो गई, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एक चीज़ हो गई, पर जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, उसके लिए डैमेजेस मिलने चाहिए, उसका भी केस दर्ज किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपका क्रिमिनल राइट आप ले रहे हैं रिक्वेस्ट, तो फिर आपका सिविल नहीं होगा। तो दोनों पे आप जा सकते हैं, दोनों आप रेमेडीज अवेल कर सकते हैं। इस तरीके से लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है, बट ये जानना ज़रूरी है कि उनके मुझे हक लगता है कि क्या आज के टाइम में साइबर लॉ पे, साइबर क्राइम पर अवेयरनेस की तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को शायद कोई प्लान करना चाहिए, प्रोग्राम, और मीडिया चैनल्स पे ये चीज़ें रेगुलर दिखानी चाहिए। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और हर, आई थिंक इवन प्राइवेटली, एक साइबर जागरूकता दिवस बनाया जाता है, जिसमें ये अपने ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग्स देते हैं, और हम भी कई बार देते हैं, उसमें हमारा भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है टाइम टू टाइम। जो भी अवेयरनेस हम ऑफिसर्स, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, उनको तो ये जानने की बिल्कुल ज़रूरत है। उसके अलावा जो आम आदमी है उसको भी जानने की ज़रूरत है। तो डिजिटल एम्पावरमेंट से हम कई सालों से जुड़े हैं, ये अभी की बात नहीं, कई सालों से। पर हाँ, अब और स्ट्रक्चर्ड वे में इसको बताया जा रहा है, और मीडिया में अवेयरनेस आई है, और बहुत अलग तरीक़ों से स्कूल्स में इसकी जानकारी दी जा रही है, वहाँ भी हमने इस पर कंट्रीब्यूशन दिया है। तो एट एवरी लेवल, चाहे पुलिस हो, जुडिशरी हो, यूथ ऑफ टुडे है, या जो थिंक टैंक्स हैं, वो भी इस पे काम कर रहे हैं। जो कानून बनाए जा रहे हैं उसमें भी सारे पर्सपेक्टिव लिए जा रहे हैं, पब्लिक कंसल्टेशंस हो रहे हैं। इसीलिए जैसे आप DPDP एक्ट देखा आपने, अभी हाल ही में, एक्ट। हाँ जी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, अभी उसके रूल बनाए जा रहे हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसमें बहुत सारे पब्लिक कंसल्टेशंस ले रही है, राउंड टेबल ले रही है। हमने कई बार इवन राउंड टेबल्स एक्सपर्ट्स की भी होती हैं विद ऑनरेबल मिनिस्टर्स, तो वो उसमें यही पर्सपेक्टिव दिया जाता है कि बच्चों के लिए, और साइबर सिक्योरिटी के लिए, विमेन प्रोटेक्शन के लिए, और सीनियर सिटीजन्स के लिए, या आम जनता के लिए भी क्या क्या नए मेजर्स लगाए जाएं कि जो हमारा कानून बनता है वो इम्प्लीमेंट भी उतनी एफिकेसी से हो, या उतनी ही एफिशिएंसी से हम उसको लागू कर पाएँ, और उसको मतलब जो रिड्रेस है, जो लोगों को मिलना चाहिए, वो उनका हक मिल पाए। डॉक्टर सेठ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड है गवर्नमेंट की, उससे बहुत आगे, बहुत तेज़ चल रहे हैं ये साइबर क्रिमिनल्स? ये लोग क्या करते हैं, जब तक आप किसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं वो नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें कर लेते हैं। मानते हैं आप ऐसा? बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना डायनामिज्म है, टेक्नोलॉजी ऐसी इनहेरेंटली एनोनिमस है। पहले ज़माने में आपने VPN नहीं सुने होंगे, हाँ, साइबर टेररिस्ट वॉर और अटैक्स नहीं सुने होंगे। अब जो AI आ गया है, AI तो एक बून या बेन दोनों हो सकता है। अब आपके हाथ में है कि रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ AI को प्रोपोगेट करा जाए, और उसको रेगुलेशन हाई रिस्क सिस्टम्स को बनाया जाए। अब हमारा बायोमेट्रिकल डेटा है, हमारा आधार है, सब कुछ एट स्टेक हो सकता है। अब क्यों इतने सिम स्वैप केसेस हो रहे हैं, या क्यों जितने भी आपने देखे हैं जो सिम डुप्लीकेट सिम्स इशू हो जाते हैं? आधार लीक हुआ नहीं कि आधार के मिस यूज़ करके वो नया OTP स्कैम्स बन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि एक तो आपका वनरेबिलिटी बढ़ रहा है, क्योंकि यूज़ बढ़ रहा है नेट का, नेट के ज़रिए हर ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे आप ख़रीदारी कर रहे हैं, चाहे आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो आपकी वनरेबिलिटी बढ़ रही है। पहले लोग इतना इंटरनेट यूज़ ही नहीं करते थे, अभी तो फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो पेनिट्रेशन रही तो है। अभी स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल, फिर टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से बढ़ रही है उतनी तेज़ी से लॉ नहीं बढ़ रहा। तो हम कैच अप कर रहे हैं कि लॉ उतना तेज़ बने कि जितना हम उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ को रोक पाएँ और लोगों को बचा पाएँ।
तो यही मतलब राइट्स हम यूज़र्स को, सिटीजन्स को इसीलिए दे रहे हैं कि आप जानें कि आपका हक क्या है और क्या थ्रेट्स हैं और कैसे बचा जाए और कहाँ रिपोर्ट किया जाए, कैसे आपको अपना हक का जो भी आपका बनता है वो आप प्रिजर्व कर पाए या उसको रिड्रेसल ले पाए। तो यही पूरा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मैं मानती हूँ आपकी बात कि लॉ कैचअप हमेशा करता है। जैसे हमने अभी क्रिमिनल लॉ बिल्स की बात बताई, फिर एक पॉक्सो कानून बना बच्चों के लिए, स्पेशल कोर्ट बनाए गए कि उनको हैरेसमेंट ना हो लेकिन ऑनलाइन जब वो गेमिंग पीक से। पे जाकर क्राइम इतना हद तक बढ़ जाता है तब जी। जाके पब्लिक को सड़क पे आना पड़ता है और फिर जाके पॉस्को जैसे एक्ट बनते हैं। निर्भया का केस के बाद पॉस्को यस। एक्ट पे काम हुआ, उससे पहले 50 60 70 साल की आज़ादी में कुछ भी काम नहीं हुआ इन चीज़ों को लेकर। और अभी तक, अभी जैसे करंट गवर्नमेंट ने अभी कितने क्रिमिनल लॉ बदले हैं, जी। कितनों को हटाया, कितनों को नया ऐड करा उनके में। क्या ये 70 साल में सरकारों की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि लोगों के लिए फ्यूचर में क्या होने वाला है? इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग 20 साल आगे का तैयार करते हैं, लेकिन पब्लिक की सेफ्टी एट लार्ज वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हो जाती है? देखिए, जब ये आईटी एक्ट बना, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आईटी एक्ट बना 2000 में। उसमें जब कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन लॉ मेकर्स ने डाला, उस समय वायरलेस नाम की टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। अब अब आप कहेंगे कि तब उनको फोर्सी कर लेना चाहिए था। अब फोर्सी तब करते जब वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंट होती, जब फेक न्यूज़ जैसी चीज़, जब चीटिंग बाय पर्सनेशन थ्रू डिजिटल मीडिया या साइबर वॉरफेयर, इस तरीके की चीज़ें पहले थी ही नहीं, तो कानून भी नहीं बन पाए उस तरीके से। लेकिन कोशिश यही रहती है कि न्यूट्रल बनाया जाए कानून की, तब कि अगर कल को टेक्नोलॉजी बदल भी रही है तेज़ी से, तो हम एग्जिस्टिंग कानून से उसका या उसको बदल कर उस चीज़ को एड्रेस कर पाएँ। अब फेक न्यूज़ आपने देखा यूएस में कितनी ज़्यादा मतलब चर्चा हुई इस बारे में। इलेक्शंस चेंज हो जाते हैं, इलेक्शन चेंज इलेक्शंस हो में जाते हैं, डिसीजंस चेंज हो जाते हैं, गवर्नमेंट पलट जाती हैं। तो उसको कर्व करने के लिए हमारी बहुत सारी हमारी कंसल्टेशंस हुई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम में भी हुई हैं कई कंसल्टेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में हुई हैं, लॉ में हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो लॉ जो है वो उस टाइम हम नहीं कह सकते कि वो उस टाइम क्यों नहीं देखा गया ये इन चीज़ों को। जैसे जैसे प्रॉब्लम सामने आई, वैसे वैसे कानून बदलता गया और नए कानून जब ज़रूरी हुआ। अब आप कहेंगे एआई का क्यों कानून नहीं है देश में? मैंने तो एक वॉलंटरीली प्रपोज लॉ भी बनाया है एआई का इंडिया में जी। और मैंने कोशिश करी थी कि मैं उसे गवर्नमेंट सही कंसर्न्ड ऑफिशियल्स के सामने रखूं। बट जब मेरी कंसल्टेशंस हुई हैं गवर्नमेंट की राउंड टेबल्स में भी, तो ये देखा गया कि कहते हैं कि इंडिया में स्पेशल लॉ एआई पे अभी नहीं बना रहे, क्योंकि हम लिबरलाइज करना चाहते हैं। हम लिबरलाइज करना चाहते हैं स्टार्टअप्स, जो इनोवेशन क्रिएटिविटी है, तो एआई को यूज़ करें। पर हाँ, इतना सरकार मानती है कि जहाँ हाई रिस्क सिस्टम्स है, जहाँ बहुत सारे लोगों का डेटा प्रोफाइल होने का रिस्क है, वहाँ पर कानून लगाया जाएगा। पर वो कहाँ है? वो अभी है नहीं। लेकिन डिजिटल इंडिया एक्ट, जो एक नया एक्ट आ रहा है, उसमें शायद ये प्रोविज़न बनाए जाएंगे। पर जब तक वो सामने नहीं आएंगे तब तक वो जो डैमेज है ऑलरेडी हो रहा बहुत है। हो चुका और हो। मेरे हिसाब से एक स्पेशल कानून इंडिया में बनाना ही पड़ेगा। अब क्यों इंडिया ने अभी तक कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम नहीं बनाया? हमने साइन नहीं किया ईयू कन्वेंशन, तो हम क्रॉस बॉर्डर क्राइम जो इतने सिंडिकेट चल रहे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल सिंडिकेट्स बन वो गए। कैसे हम रोक पाएंगे? एमएलएटी, लेटरोगेटरी सिस्टम, या जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, मल्टीलैटरल ट्रीटीज है, वो इनफ नहीं है। क्योंकि साइबर क्राइम इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि अगर आप 6 महीने एक रिपोर्ट की वेट करेंगे बाहर से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की, उतने में जो डैमेज हो जाएगा, उतने में तो बहुत कुछ बदल जाएगा। तो हमें ज़रूरत है एक कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम की, और उसके लिए हम अभी काम भी कर रहे हैं यूएन लेवल पे। तो अब होपफुली वो अगर साइन हो जाए तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत तेज़ी से फिर हम साइबर क्राइम पे वर्क कर तो पाएंगे इंटरनेशनली। फिर ग्लोबली एक सेम प्रोटोकॉल हो जाएगा एक तरह जी। से, आपके कहने का मतलब ये है। एक रिसेंट में ये जो डिलेमा है, मैंने इंटरनेशनल ग्लोबल स्किल पे जो देखा, मैं एक आई वाज सर्विंग एज अ जज ऑफ द इंटरनेशनल सोशल मीडिया ट्राइब्यूनल एट बर्लिन रिसेंटली। एंड अलग अलग देशों के प्रॉब्लम्स को डील कर रहे थे, केसेस सुन रहे थे। एंड देन वी रियलाइज्ड कि एक यूनिफाइड साइबर लॉ ही नहीं है, तो हम एक कंट्री का लॉ दूसरी कंट्री पे नहीं लगा सकते, तो क्या यूज़ किया जाए प्रोविजन की तरह से? तो हमने देखा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉलेशंस हो रहे हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो अकाउंटेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कैसे मतलब उन पे हम क्या रिकमेंडेशंस दें? तो हमने ये देखा कि बहुत सारे जो एआई बेस्ड, जो आपने देखा होगा फेक न्यूज़ कितनी तेज़ी से बढ़ता है, एम्पलीफाई हो जाता है, उन एल्गोरिथम्स को
कोई देख ही नहीं रहा कि कैसे एल्गोरिथम चल रहे हैं, कमर्शियल गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो अनलॉफुल है या नहीं है, किस देश को किस कानून को अप्लाई किया जाए जब इतने सारे देशों में वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो जो वायलेशंस हैं हमने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हिसाब से देखा, एंड आई थिंक हमें वहाँ आंसर मिला। हमने कुछ रिकमेंडेशंस भी वैलिड दिए हैं जो मैं सोचती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए अलग अलग देशों में। डॉक्टर कर्णिका सेठ, मुझे आप ये बताएं कि 2025 में आप लगभग 20 साल 25 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं साइबर लॉ में। 2025 में सबसे जो प्रेवलेंट एक स्कैम चल रहा है साइबर का, वो क्या है? डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट। बिल्कुल 21 टाइम्स बढ़ा है, मतलब जो इनफैक्ट डैमेज जो हुआ है या थ्राइस बढ़ गया है, मतलब आई वुड से इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो वो कौन सी सेगमेंट के लोगों में देखा जा रहा है कि जिन विक्टिम्स कौन है? या तो सीनियर सिटीजन्स हैं जी, या फिर इवन फॉरेन लैंग्वेज पॉपअप खुल रहे हैं, स्पेशली टारगेट कर रहे हैं कुछ कुछ जोग्राफीज़ में। मैं इंडिया से सिर्फ सीमित नहीं हूँ, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल स्केल पे भी आप देखेंगे तो कोई पॉपअप विंडोज़ खुल जाते हैं जो उसी देश की लैंग्वेज में होते हैं, और उनको उस तरीके से भी कल्चरली भी मतलब वो ग्रुप्स और एथनिसिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, बच्चों को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं होगी, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। तो और जो ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं देश के, हमारे देश के, जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, वहाँ पर या कम अवेयरनेस है, उन विलेजेस में या कहीं पर सबअर्ब्स में टारगेट्स किया जा रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आपने जामतारा जैसे एरियाज देखे जहाँ से ये कमिट हो रहे हैं, OTT सीरीज बनी, और किस तरीके से ये रियल लाइफ चीज़ें हैं, हम रियल लाइफ केसेस को डील करते हैं इस तरह के। तो जो रिमोट एरियाज़ हैं, चाहे अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और मेन सिटीज़ जैसे बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर या और कोई सिटीज़ हैं, वहाँ सब डिजिटली अवेयर हैं काफ़ी हद तक, बट जो रिमोट एरियाज़ हैं, सबअर्ब्स हैं, वहाँ तो नहीं है, तो वहीं उन्हीं को टारगेट किया जाता है। बहुत मैंने ऐसे केसेस भी सुने हैं जैसे 500 या 1000 रुपए का छोटे अमाउंट का एक ये आ जाता है कि आपने ये जीत लिया है। मैं लगभग सन 2000 में मेरे कोई मिलने वाले थे, उनको मेल आ गई। मेल का बड़ा वो कम था, तो उन्होंने कहा जी मेरी ना लंदन में लॉटरी निकली है, तो माय ब्रदर वाज वर्किंग देयर, तो कहते आप उनको बोलो कि कॉल करो। कॉल बड़ी महंगी होती थी, बिल्कुल। तो लगभग 400-500 रुपए कॉल के लगे। मैंने उनसे सारा डाटा ले लिया, मैंने अपने ब्रदर को बताया, वो हंसने लग गए, कह रहे किसको आया? मैंने कहा ऐसे ऐसे उन अंकल को आया है। कह रहे उनको बोलना आगे से ये कॉल या कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्ड ना कर लें। उन्होंने कहा कि 10,000 पाउंड आप जमा करा दो, तो आपकी 5 लाख पाउंड्स की लॉटरी निकली है, उसमें 10,000 पाउंड्स की रजिस्ट्रेशन है। ये सन 2001 की बात बता रहा हूँ, 24 साल पहले। बिल्कुल। तो चीज़ें तो ये चल तो रही थी, पर ये क्या है कि अब जिस लेवल पे इंडिया में डिजिटली क्रांति एक आई है, उसका ये साथ साथ बहकर आ गया। ये तो है। मैं सोचती हूँ जॉब फेक जॉब स्कैम्स हैं, इवन स्कैम्स जो हो रहे हैं, ई टेलर फ्रॉड स्कैम्स, जिसमें क्रेडिट कार्ड जो है, स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स हैं सपोजिंगली, वो यूज़ करते हैं फ्रॉडस्टर्स क्लेम करने के लिए कि हमारे को ये सामान नहीं चाहिए, हमने ऑर्डर किया था, आप वो वापस करना चाहते हैं, इस क्रेडिट कार्ड पे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। और इस तरीके की जो फ्रॉड्स हैं बढ़ गए, बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बढ़ गई, तो लोगों को पता नहीं है। फेक जॉब स्कैम्स हैं, फिर लॉटरी स्कैम्स हो गए, यहाँ तक कि आपकी बिजली कट जाएगी अगर आपने पेमेंट नहीं करी, या और तरीके की स्कैम्स भी हैं, जैसे आपने देखा होगा बच्चों को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग एक एडिक्शन, एक प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत बड़ा। फेक लोन ऐप्स, जो कोरोना वायरस टाइम में कितने सारे फेक लोन स्कीम्स निकल रहे थे, लोग सोच रहे थे कि जेन्युइन है। फेस्टिवल्स में क्या होता है, फेस्टिवल्स जैसे फेस्टिवल्स में पीक नहीं कर जाती है सारी चीजें? बिल्कुल, क्योंकि लोग फेक वेबसाइट्स खोल लेते हैं, QR कोड स्कैम्स होते हैं, क्योंकि QR कोड जैसे ही आप स्कैन करेंगे वो आपको एक फेक साइट पे ले जाएगा, वहाँ पर आप चीज़ें खरीदेंगे और पैसे गए। तो लोगों को नहीं पता कि जब स्पेशली अगर आपने किसी चीज़ में भाग नहीं लिया तो आप लॉटरी कैसे जीत सकते हैं। ये कॉमन सेंस जो है ना, कभी कभी वो आपके माइंड में नहीं आती वो चीज़ें, बट ये प्रोग्राम्स जैसे ये आपका प्रोग्राम है, इसके ज़रिए ये जानना ज़रूरी है सभी श्रोताओं को कि किस क्या क्या अलार्मिंग थ्रेट्स होते हैं या रेड फ्लैग्स कह सकते हैं, जिनसे कि हम जान पाए कि ये फ्रॉड है। तो ये आप कॉमन सेंस, जैसे आप किसी आम आदमी से अपनी निजी जानकारी, निजी फ़ोटोज़, फाइनेंशियल डेटा शेयर नहीं करते,
सेम सतर्कता, उससे ज़्यादा सतर्कता मुझे लगता है ऑनलाइन मीडिया में करने की ज़रूरत है। मैम एक और मैं आपको केस बताना चाहूँगा। अभी एक केस हमने लगभग 3 महीने पहले सुना, न्यूज़ में भी था वो। एक बैंक एम्प्लॉई सीनियर लेवल पे, उसके पास एक्सेस था काफ़ी सारे क्लाइंट्स का, एचएनआई क्लाइंट्स का, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स का। उनकी एफडीज का पैसा उन्होंने लगा दिया उसमें, या शेयर्स में, शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट पिछले 1-1.5 साल से अनसर्टन चल रही है, वॉलेटाइल चल रही है, और वो पैसा लगभग ख़त्म हो गया। वो जब रिपोर्ट हुआ तो पता चला करोड़ों की एफडीज लोगों की ख़त्म। अब आप एक बात बताइए कि आज के टाइम में अगर अवेयर भी हो जाए और बढ़िया बैंक में, टॉप 5 बैंक्स में अगर आपके अकाउंट हैं, एफडीज हैं, वो भी सेफ नहीं है। मतलब इन चीज़ों के लिए भी तो एक नेक्स्ट लेवल पे, मतलब आप कैसे, कैश से हम लोग प्लास्टिक मनी पे आए, डिजिटल पे आ गए। अब अगर किसी के पास एफडी है, एफडी तो मेरे ख्याल से सीनियर सिटीजन या किसी के लिए भी ये होता है कि भाई लास्ट रिजॉर्ट है, कम रिटर्न मिलेगा लेकिन मेरा पैसा सेफ है। अगर ये भी केसेस हो जाएं ना, ये तो बैंक पे है ना। अगर एफडी में रखा है पैसा तो बैंक को रिटर्न करना होगा। अगर वो बैंकरप्ट हो गया बैंक ही, तो फिर वो अलग बात है। नहीं, अगर बैंक का एम्प्लॉय कर जाए, हाँ, वो क्योंकि आप उनके पास इनसाइडर फ्रॉड एक्सेस तो की हमारे बात पास, कर रहे आप देखिए हैं। आप जो बैंक बात के कर रहे अगर हैं, अगर सही। बैंक से डायरेक्ट मेरी ब्रांच से मुझे कॉल आता है और वो मेरे से एक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लेवल पे मांगते हैं, तो मुझे एक सेफ्टी का बड़ा एक ठीक है, एश्योरेंस रहती है। मैं आपका सवाल जानती हूँ। वो जो आप कह रहे हैं वो इनसाइडर फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं, जो जिसमें कि बैंक एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो या और एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हो। मैंने कई केसेस ऐसे डील किए जिसमें एक एम्प्लॉयमेंट एस्टैब्लिशमेंट में कई एम्प्लॉयज़ या तो अलोन या फिर किसी के साथ मिल के एक पैरेलल कंपनी भी खोल लेते हैं, या लोगों के फाइनेंशियल डेटा लेके ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि आपकी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। अगर एक ईमेल से आपको जानकारी आती है या आपका स्पेशल ऑफिसर है जो असाइंड है उसमें, तो कई प्रेफर्ड क्लाइंट्स को एक ईमेल ऑफिसर भी दिया जाता है जो ईमेल्स जिससे पर्टिकुलर ईमेल आईडी से आएंगी। हाँ, वो आरएम दिया जाता है। अब वो है या नहीं है, अगर नहीं है तो किस पर्टिकुलर फ़ोन नंबर से ही कॉल आएगा। ठीक है, रैंडम किसी नंबर से कोई कॉल आए और बोले मैं बैंक ऑफिशियल हूँ, या रैंडम किसी ईमेल आईडी से आए, तो वो तो बिल्कुल ही अलार्मिंग साइन है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। बट अगर जेन्युइनली कोई एम्प्लॉय भी हो तो फिर उस पर इमीडिएटली रिपोर्ट करा जाना चाहिए। जैसे ही पता चले कि फ्रॉड हुआ है, उस पर रिपोर्ट किया जाए और फिर उस पर कानूनी कार्रवाई हो। और सीसीटीवी होता है और भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि कौन ऑफिसर इन्वॉल्व था या कौन किस आईपी एड्रेस से ये हुआ। तो वो जानकारी के बाद क्रिमिनल पनिशमेंट्स जो भी हैं वो लागू हो सकती हैं उसमें। अब जैसे हम लोग 2025 में बात कर रहे हैं, लगभग 20 साल हो गए, और पिछले 5 साल में तो ये पोस्ट कोविड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं साइबर के केसेस। आप क्या मानते हैं कि आपके 4 या 5 तरह के केसेस मेजरली आते हैं? जैसे आपने बताया कि अभी डिजिटल अरेस्ट का ज़्यादा चल रहा है। आपने अपने करियर में सबसे बड़ा और सबसे यूनिक केस कौन सा देखा? काफ़ी केसेस हैं इन डिफरेंट वेज यूनिक, क्योंकि एक सबसे बहुत टाइम पहले जब जैसे 2008-9 से भी पहले एक ऐसा लेडी का केस आया था जिसने बोला कि मेरे अगेंस्ट बहुत सारे वेबसाइट्स खोले गए हैं जिसमें मेरे डिफेम हो रही हूँ, और मेरा एक्स फ्रेंड है, जैसे आप रिवेंज पोर्नोग्राफी आज नाम देते हैं क्राइम का, बहुत सारे उसने डाले हैं मेरे पिक्चर्स वीडियोस, और मैं जानती नहीं कि कहाँ कहाँ से डल गए, और मैं जानती हूँ कि कौन है लेकिन मैं सबूत नहीं है, मैं उसको कैसे हटाऊँ। तो हमने जब देखा, एक वेबसाइट होता है whois.com, तो उससे आप पता लगा सकते हो रजिस्ट्रार कौन है एक वेबसाइट का। तो अब जब हमने वो देखा कि कौन रजिस्ट्रार है, कहाँ से होस्ट हुआ है, तो वो एक ही पर्सन ने किया हुआ था, और उसमें हमने जब लीगल नोटिस भेजे तो वो सारे के सारे वेबसाइट्स हटा दिए गए 24 घंटे के अंदर। तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सक्सेसफुल अचीवमेंट था, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज कि ये होता है कि देश के अंदर कानून है, उसमें हम अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें, इन्फोर्स करना चाहें, हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म है। अब इंटरनेशनल लेवल पे ना तो उसको कहीं ट्रैवल करना पड़ा, हमने एक लीगल नोटिस भेजा और वो हमारा काम हो गया। तो वो सॉल्यूशन मिलना उस टाइम पे किसी ने सोचा नहीं होगा इस तरह से रिजॉल्व भी हो सकता है, पर हुआ। फिर इस देश के अंदर अगर आप देखो, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स को डील किया है, लेकिन जैसे डेटा थेफ्ट एक मेजर क्राइम रहा है जो मैंने
कई अच्छे इंपॉर्टेंट केसेस और डेफेमेशन सूट्स भी करे हैं। सेलिब्रिटीज़ को भी हमने कई बार रिप्रेजेंट किया और उनके जो डिफेमेटरी पोस्ट हैं वो हटाए गए, चाहे वो इस देश के थे, पब्लिश यहाँ हुए या बाहर हुए, हमने वो हटवाए। और कई बारी ऐसा भी देखा गया है डेटा थेफ्ट में बहुत नुकसान हुआ है कंपनी का, लेकिन जिस एम्प्लॉई ने किया उसने पैरेलल कंपनी खोली, तो वो सब हमने रोकने के लिए इंजंक्शन ऑर्डर्स लिए कोर्ट से और डैमेजेस लिए। तो इस तरीके के क्राइम्स जो हैं वो ज़्यादा आई वुड से इम्पैक्टफुल रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत अमाउंट इन्वॉल्व होते हैं। और हमने एओ लेवल से लेके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर लेवल से लेके अपीलेट कोर्ट, टीडी सैट कोर्ट और फिर टीडी सैट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वो केसेस लड़े हैं। तो वो हमने देखा है कि ज़्यादा कंपनीज़, क्योंकि उनका इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेटा इन्वॉल्व होता है, वो उन पे लीगल रिड्रेस लेना चाहते हैं। आम आदमी के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो लीगल फीस अफोर्ड कैसे करें। वो उनको जानकारी नहीं, वो मैकेनिज़्म कहाँ पर, किस फोरम के पास जाए। तो ये चीज़ें हैं। बट क्योंकि कंपनीज जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपना आईपी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, उन्होंने ये लीगल रिड्रेसल लिया। और डेफेमेशन जहाँ इन्वॉल्व होता है, सीरियसनेस इन्वॉल्व होती है। जहाँ अरेस्ट का केस होता है या जहाँ आपकी खुद की मानहानि इन्वॉल्व होती है, वहाँ लोग एक्शन लेते हैं। बड़ा तो केस वो हो जाता है केसेस ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको परस्यू करते हैं। तो इसलिए हम सबको कहते हैं रिपोर्ट करो, परस्यू करो, ये ज़रूरी है। मैं अंत में डॉक्टर कर्णिका सेठ, आपने जो जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई मेरे यूज़र के लिए और मेरे लिए भी अपने पर्सनल, काफ़ी आपने बेसिक चीज़ें बताई और केसेस बताए। मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट योर फैमिली फ्रॉम साइबर क्राइम्स इन 2025 फ्रॉम द एक्सपर्ट। आप क्या मुझे 3 या 4 टिप्स देंगे हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहले जो भी आप वाईफाई यूज़ करते हैं घर पे, उसका इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल बहुत अच्छा होना चाहिए, WPA2 या 3, और पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए वो भी। और उसके अलावा जो भी आप इंटरनेट पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, स्ट्रेंजर्स से कोई मैसेजेस या लिंक्स या कोई भी ईमेल्स ना खोलें उनको। और अपनी कोई ऐसी निजी जानकारी, जैसे कई लोग हॉलीडेज़ में चले जाते हैं, अपनी पिक्चर्स डाल देते हैं कि हम यहाँ हॉलीडे पे हैं, पीछे से हाउस बर्गल हो रहा है, ये भी केसेस ये भी होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं डालनी चाहिए वो आप ना डालें। और बाद में वही पिक्चर्स, इमेजेस वायरल हो जाते हैं, डीपफेक्स के ज़रिए से उसको मॉर्फ किया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ों का ध्यान रखिए, क्या जानकारी शेयर करनी है। फाइनेंशियल डेटा किसी से मत शेयर करिए। हर आदमी आज की डेट में वो यूज़ करता है अपना स्मार्ट वॉलेट से, चाहे आप गूगल पे करें या कोई और भी पेमेंट वॉलेट यूज़ करें, उसको उसी सेविंग अकाउंट से जोड़ें जिसमें एक मिनिमम छोटा बैलेंस रखें। अपने मेन सेविंग अकाउंट से अगर आप उसे जोड़ेंगे तो उसमें जितना अमाउंट है, अगर कभी कोई स्कैम हुआ तो सब कुछ निकल जाएगा। तो फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बच्चों की फ़ोटोज़ का ध्यान रखिए, क्या डाल रहे हैं क्या नहीं। सेफ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालें अपने मेल आईडी वगैरह पे। और पेमेंट वॉलेट वगैरह जो है उस पर सेविंग अकाउंट छोटा अमाउंट का रखें, उससे जुड़े। और जो भी वाईफाई यूज़ करें वो अच्छे प्रोटेक्शन वाला हो। यही 4-5 टिप्स हैं। बाकी अवेयर रहें, अलर्ट रहें। कोई साइबर क्राइम होता है, बाय चांस स्कैम होता है, रिपोर्ट करें इमीडिएटली। और उसमें जो कानूनी सलाह लेना चाहिए उसको लें। इमेजेस वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसे प्रिजर्व करें। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। बाकी आप ये जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें और तभी कोई ट्रांजैक्शन करें। जब आप एक सिक्योर लॉक दिखते हैं ना HTTPS URL पे, एड्रेस बार पे, बिना उसके तो वो वैसे भी इनसिक्योर है। और ओरिजिनल अपनी बैंक की साइट पे जा रहे हैं तो गूगल मत करिए उसे, बैंक का एड्रेस याद रखिए, क्योंकि इतने सारे फिशिंग वेबसाइट्स क्रिएटेड है सेम लुक एंड फील वाले कि अच्छे लोग नहीं बता पाएंगे कि ये वो पूरा रेप्लिकेट हो गया, तो बिल्कुल यू नेवर नो। बिल्कुल, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। मुझे लगा कि बैंक की जो एप्स हैं जो आपके फ़ोन में डली हुई हैं वो मेरे ख्याल से सेफेस्ट मोड है। बिल्कुल, आई थिंक उसमें आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से OTP वगैरह आता है, OTP आता है, प्लस आपको ये भी पता होता है कि इसमें आप अपना पासवर्ड डालते हैं, कभी फेशियल रिकग्निशन होता है जी। तो उसमें बायोमेट्रिकल सपोर्ट भी है। तो इंक्रिप्शन, बायोमेट्रिकल सपोर्ट होना आई थिंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैम, जैसे अब हम, आपने कहा बड़ी कंपनीज़ हैं,
उनके साथ हो जाता है, वो लोग फाइट कर लेते हैं, उनके पास तरीका Funds है, होते हैं। फंड्स हैं। जैसे हम एक एज अ लेमैन, एज एन इंडिविजुअल, अगर मेरे पास 2-5 लाख का हो जाए, 10 लाख का हो जाए, तो उसके लिए क्या कोई हमारे पास प्रिवेंशन के लिए कोई आर देयर सम इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे हम लोग हेल्थ के लिए, ये भी आज एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है, बिल्कुल बिल्कुल। साइबर क्राइम भी। अगर किसी के साथ पूरी लाइफ टाइम में कोई बड़े अमाउंट का 5-10 लाख का हो जाए, हम लोग एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी इसीलिए करा के लेते रखते हैं हैं। कि क्या कोई इंश्योरेंस में भी ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए बिल्कुल हैं? आ गए हैं, आजकल प्रोडक्ट्स हैं और कई बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इंश्योरेंस की, वो ये प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुकी हैं, ना कि सिर्फ कंपनीज के लिए ही नहीं है, इंडिविजुअल्स के लिए भी है। जैसे अब अगर आप कंपनी में डायरेक्टर हैं या कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सीसो हैं, तो आपको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो कंपनी आपके बिहाफ पे ले लेती है। और अगर इंडिविजुअल हैं तो अपने आप को हैकिंग अटेम्प्ट से या फिशिंग फ्रॉड से या किसी और तरीके की मतलब हानियों पहुँचाते, कितने सारे क्राइम्स हैं, तो मॉनेटरी जितने भी आपके लॉसेस हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे। कवर हो सकते हैं। जी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज आ गए हैं जो आपकी साइबर सेफ्टी के लिए बहुत एसेंशियल है, एंड मैं रेकमेंड करूँगी। जी, ये तो आपने बहुत यूनिक चीज़ बताई कि हम आज अपने आप को बचाने के लिए साइबर क्राइम से हम इसके एक इंश्योरेंस ले सकते ले हैं। सकते मतलब आपका कहने का मतलब है, जैसे मैं मान लीजिए 20 लाख तक की इंश्योरेंस ले लेता हूँ और उसका एनुअल प्रीमियम दे रहा हूँ। हम्म, तो अगर एनुअल प्रीमियम दे रहा हूँ, तो अगर कल को ऐसा कोई फ्रॉड हो जाए, उसको इन्वेस्टिगेट करके इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कार का थेफ्ट हो जाता है या ये सब हो जाता है, तो आई कैन गेट माई मनी बैक। राइट, यू कैन डू दैट। मैम, अगर हम लोग जैसे देखते हैं, कहीं पर भी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं, हमारे पास लोकल नंबर्स नहीं होते, हम वहाँ के सबसे पहले जाके एयरपोर्ट्स पे जाकर हम लोग वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। पब्लिक वो वाईफाई कितना सेफ है और हमें कितना अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज पब्लिक वाईफाई में एक तो इंक्रिप्शन नहीं होता प्रॉपर, तो इट्स नॉट सेफ, स्पेशली अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। इट इज़ एन ओपन सोर्स। इट इज़ एन ओपन सोर्स, इट्स समथिंग लाइक यू कैन बी वनरेबल। कोई भी हैकिंग अटेम्प्ट हो सकता है, कोई इंटरसेप्शन हो सकता है, कोई आपकी बातचीत सुन सकता है, कोई आप वेबसाइट पर जा रहे हैं, आप अपना पासवर्ड सेव कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एनी वन कैन डू इट। इट्स जस्ट एज मच एज, जैसे अगर आप एटीएम को यूज़ करते हैं, कोई पीछे से आपका एटीएम देख रहा है, इट्स लाइक दैट, या कोई की लॉगर आपके सिस्टम पे लगा है, तो वो कुछ भी हो, वो मतलब इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी एक्सपोज्ड टू एनी वन। आई वुडंट से दैट आप उसको मतलब यूज़ करें पब्लिक वाईफाई को, या करें भी तो अपना जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल डेटा अपने सिस्टम्स पे ना सेव करें। अगर डिवाइस पे है, सिस्टम पे सेव्ड है, तो वो कोई भी हैकर उसे एक्सेस कर सकता है। मैम, 2023 में हरियाणा के एक पार्ट में, मेवात जिसे कहते हैं, नूह में, वहाँ पर 2-3 गाँव में गवर्नमेंट ने रेड करी। ठीक है। वो एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन था, जिसमें लगभग 1500 पुलिस पर्सनल और सारी एजेंसीज के लोग इन्वॉल्व थे। दैट वाज अ मास रेड। उसमें लगभग 900 लड़के लड़कियां पकड़े गए, जो कि 24/7 यही काम कर रहे थे। हमने यही जामतारा की सीरीज में देखा कैसे हम इन चीज़ों को, बच्चों को अवेयरनेस तो है नहीं, बच्चों को इजी मनी दिखती है, और ये सीरीज वगैरह दिखाते हैं, उसमें भी दिखाते हैं कि उनके पास लाखों रुपए आने लग गए और इजी मनी। अभी 10 दिन पहले डाटा आया है एप्पल कंपनी का, 74% ऑफ द एप्पल फोन्स इन इंडिया आर फाइनेंस्ड। तो इजी मनी किस लिए? क्योंकि गैजेट्स खरीदने, अपने आप को अपग्रेड करना है। तो इसके लिए आप, ऐसे जो बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा यूथ है इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से जो बच्चे हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो अगर आप कुछ भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। किसी भी फॉर्म में अगर आप शॉर्टकट लेंगे, चाहे वो पैसे लेने के लिए या कुछ खरीदने के लिए, वो अल्टीमेटली आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देगा ही देगा। आपकी प्रॉपर ग्रोथ में वो रुकावट बनेगा ही बनेगा, आज नहीं तो कल। तो ये उनको समझना ज़रूरी है कि अगर वो छोटी सी भी अचीवमेंट और अपनी मेहनत से करें, तो उसका रिज़ल्ट उनको कई गुना मिलेगा इन द लॉन्ग रन। ये लॉन्गर विजन या एक बिग विजन सबके जहन में होना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। नेट पे आपको फ्री बुक्स मिलते हैं, कई आपको एड्स आ जाते हैं, आपको बाय 1 गेट 1 फ्री, कई स्कीम्स तो फेक ही हैं।
यूथ नहीं जानता, मैलवर्टाइजिंग हो रही है, रॉन्ग फेक एड्स बनाए जा रहे हैं, तो बड़ी जल्दी उसमें ल्योर हो जाते हैं बच्चे, उसमें एंटाइस हो जाते हैं बच्चे, और इतना तक कि वो उनको वीडियो वोवरिज्म हो रहा है, आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्कैम देख रहे हैं, और भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशंस हैं, तो बच्चों को बाद में ब्लैकमेल भी किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बस आपने पैसा इजी वे में कमा लिया और कुछ खरीद लिया। जो फेक शॉपिंग स्कैम्स भी हो रहे हैं, बच्चे उनमें कई बार अरेस्ट भी हो जाते हैं। तो ये बताना ज़रूरी है कि कानून के दायरे में रह के काम करा जाए, और तो फिर सही है, लेकिन कानून के आज के समय वायलेशन में से मुझे लगता है कि स्कूल्स में सबसे पहले अवेयरनेस स्टार्ट होनी चाहिए, बहुत हाई लेवल पे। बिल्कुल दिस इज हाई टाइम के हमें अपने बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। पेरेंट्स का जैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। मैं सोचती हूँ कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड ही नहीं है आज के टाइम्स में, इतना बिजी टाइम है, लेकिन एक कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। प्लस उनके फ़ोन्स को आप उनमें फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, और जहाँ तक कि कोई रेड अलर्ट्स हैं, वो भी ऐसे कई जूम नाम जैसे और भी कई ऐप्स हैं, जिससे पेरेंट को एक इन्फॉर्मेशन चली जाएगी जैसे ही बच्चे को कोई अटैक या कोई ब्लैकमेल थ्रेट आता है सोशल मीडिया पे। ऐसे भी फ़िल्टर्स हैं, आप बच्चे की लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं, एक गूगल ट्रैकिंग भी होती है, और भी तरीके से, तो उनकी सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थी डॉक्टर कर्णिका सेठ, ये साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, और आपने इनका पूरा ये जो आज हमने इनसे वार्तालाप करी है, आपने सुना होगा कि इन्होंने कैसे बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझाया कि हम लोग कैसे अपनी फैमिली को प्रिवेंट कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो रेड फ्लैग्स हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। मैं डॉक्टर कर्णिका सेठ से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आप आगे भी अवेयरनेस सेशंस करते रहिए, और मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे इट्स नीड ऑफ द आवर के गवर्नमेंट भी और हम सब भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ें मल्टीफोल्ड होने वाली है। हम लोगों को उसके लिए तैयारी करनी है, और तैयारी में अभी हम बहुत पीछे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि विकसित भारत को हम सपोर्ट करते हैं जी। और जो भी हर नागरिक का रोल है इसमें, जो आप कह रहे हैं कि हम अभी कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से साइबर अवेयरनेस फैलाने की, मैं उस बात से सहमत हूँ, लेकिन हमें ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जी। सारे स्टेक होल्डर्स को मिल कर के काम करना है, विकसित भारत क्रिएट करना है। जी। तो अल्टीमेटली हम अगर अपने देश के काम आ पाए तो हर एक नागरिक की ये आपको बहुत बहुत responsibility है। बधाई। आपको भी, एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे मैम मौका आपने दिया। समय निकाला हमारे लिए, मैं हमारे बहुत लिए आभारी हूँ कि जी। हमारी जो भी हमारी जो व्यूज़ हैं और जो हमारे जितना भी हम एडवाइस कर सकते हैं, हमारी एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, श्रोताओं तक पहुँचाए ये प्रोग्राम के ज़रिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे इसमें निमंत्रित करने का। और मैं आखिरी में सबको, अपने व्यूअर्स को ये कहूँगा कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी चीज़ दिखती है आपके नेबर्स में, आपके रिलेटिव्स में, तो कोशिश करिए कि उसे जल्दी से जल्दी 1930 पर रिपोर्ट करिए, ताकि और हम लोग अगर पर्सनली कुछ ऐसा हमारे साथ हो तो हम अगर आसपास लोगों से डिस्कस कर ले। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको ऐसी कोई वीडियो कॉल या डीप ये जो फेक से आता है, जब अगर आप खुद ठीक हैं तो आपको इस चीज़ में घबराना नहीं है, और अपनी फैमिली से डिस्कस करिए और आगे उसे रिपोर्ट करिए। थैंक यू।